हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं परमेश्वर गुजर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में आपको पता है 3 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का, दूसरा पेपर होता है कैलकुलस का और तीसरा पेपर होता है आपका 3D और LPP। आज हम स्टार्ट करेंगे पहला पेपर जिसका नाम है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, हिंदी में कहेंगे हम विविक्त गणित। दोस्तों, अगर आप ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो आपके लिए मेरा चैनल बहुत ही यूजफुल रहेगा। अगर आप ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाता है तो मैं आपके लिए भी एक ऐसा सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ जिसमें आपको अलग अलग अप्रोच बताऊंगा, किसी क्वेश्चन को किस अप्रोच से आप अटेम्प्ट करें कि आपको जल्दी कम टाइम में जल्दी सोल्व कर पाओ। ठीक है, तो 1-2 दिन में स्टार्ट करने वाला हूँ। आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं पहला यूनिट, पहला पेपर बीएससी फर्स्ट ईयर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सिलेबस की चर्चा कर लेते हैं। सिलेबस में पहला यूनिट है आपका सेट और रिलेशन एंड फंक्शन, दूसरा यूनिट है आपका जनरल एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर और बुलियन एल्जेब्रा। ठीक है, तीसरा यूनिट होगा आपका लॉजिक एंड प्रोपोजिशनल कैलकुलस एंड जनरेटिंग फंक्शन। जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे यूनिट का नाम लिख लेंगे, अभी लिखने की क्या जरूरत है। ठीक है, और चौथा यूनिट है आपका ग्राफ थ्योरी पूछा जाएगा और 5 यूनिट में आपसे पूछा जाएगा ट्री एंड मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ। ऐसे आपकी कुल मिला के 5 यूनिट हैं। और अभी आप स्टार्ट करते हैं पहला पेपर, पेपर फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट। पेपर कौन सा है? डिस्क्रीट। हाँ, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो मेरे बोलने के साथ साथ आप नोट्स लिख सकते हैं, और अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो लिख ही रहा हूँ इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो, और दोनों के लिए वीडियो यूजफुल रहेगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करें पहली यूनिट जिसका नाम सेट और रिलेशन एंड फंक्शन। सेट क्या होता है? पढ़ते हैं, ये 12वीं क्लास में पढ़ा है हमने, 12th क्लास में। क्या होता है सेट? वस्तु की सुपरिभाषित समूह को क्या कहते हैं? हम सेट कहते हैं। सुपरिभाषित होना चाहिए। एक बार डेफिनेशन लिख दे, फिर मैं समझा देता हूँ सेट क्या होता है। डेफिनेशन लिखेंगे हम सेट। The well-defined collection of definite objects the well-defined collection of definite objects, यानी सुनिश्चित वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को क्या कहेंगे? हम सेट कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाले सभी लड़कों का समूह है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन बीएससी फर्स्ट ईयर। ठीक है, वो क्या कहा? आपका सेट होता है, यानी सुपरिभाषित होना चाहिए। अगर मैं ये कह दूं कि बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाले सभी होनहार विद्यार्थियों का समूह है तो वो आपका सेट नहीं हो सकता, क्योंकि होनहार विद्यार्थी आपकी नज़र में हो सकता कोई और होनहार हो, कोई और इंटेलिजेंट हो, मेरी नज़र में कोई और इंटेलिजेंट हो, तो वो आपका क्या नहीं होगा? सुपरिभाषित नहीं होगा, वेल डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल ए कोई सेट है, डिनोट कर रहा हूँ मैं ए से सेट को, और उसमें वो सभी एलिमेंट्स हैं, देखना 1 3 5 7, क्या है? सभी ओड नंबर्स। सभी ओड नंबर्स का क्या लिया मैंने? सेट लिया। आपकी नज़र में भी यही ओड नंबर है, मेरी नज़र में भी यही ओड नंबर है, तो ये क्या हो गया? आपका सेट हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो क्या है, नोट लगा के लिख लो एक, वी डिनोट
अगर आपको डेफिनेशन पूछे तो इतना ही लिखना, आपको हिंदी मीडियम वाले लिखने हैं। सुनिश्चित वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। और इंग्लिश मीडियम वाले ये लिखते हैं ना कि द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिफाइनाइट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, इज कॉल्ड सेट। ये आपका एग्जाम्पल हो गया। अब ये देखना, वी डिनोट बाय कैपिटल लेटर्स ए बी सी, ये कैपिटल लेटर्स है, इससे क्या हम डिनोट करेंगे सेट को। ये आपको पेपर में नहीं लिखना, आंसर में नहीं लिखना ऐसा, स्मॉल ए स्मॉल बी। अगर आपको कहीं भी ये स्मॉल लिखा हुआ ना, स्मॉल लेटर्स लिखा है तो उसका मतलब वो एलिमेंट्स है, किसी सेट के एलिमेंट्स है। स्मॉल का मतलब है किसी सेट के एलिमेंट्स है। और कैपिटल लेटर्स का मतलब है वो खुद एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो वो क्या हो गया आपका, ऐसा हो गया। और आगे हम बात करेंगे, हाँ एक बात ये नोट करना आप, हाँ, कि मिटा रहा हूँ मैं इनको, पहला पेपर चल रहा है, सेट रिलेशन फंक्शन चल रहा है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का। आगे नोट करिए, उस नोट में है इफ, कुछ जरूरी बातें जो आपको ध्यान होनी चाहिए। इफ ए एलिमेंट है एक, इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, कैपिटल ए कोई सेट है, उसका कोई एलिमेंट है स्मॉल ए, देन वी डिनोट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। इसका मतलब है कि ये स्मॉल ए जो एलिमेंट है, कैपिटल ए जो सेट है उसका एलिमेंट है। ए इस ए का एक एलिमेंट है, ये क्या है, एक सेट है, ये क्या आपका उस सेट का एलिमेंट है। और अगर एंड इफ, अगर आपको ऐसा पढ़ने को मिले ए इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ set A, then we say that A is not belongs to, या ऐसा लिख लो, then we denote A not belongs to कैपिटल ए, यानी जो ए आपका एलिमेंट है वो कैपिटल ए का एलिमेंट नहीं है, इस सेट का ये एलिमेंट नहीं है, इससे बाहर है, किसी और सेट में है या नहीं है वो आगे की बात है, ठीक है। तो ये से क्या लिख देंगे, हम रिप्रेजेंट करते हैं। और कैपिटल लेटर्स का मतलब है आपका सेट को रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल लेटर्स का मतलब है आपका वो उसी किसी ना किसी एलिमेंट, किसी ना किसी सेट के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। और इसे हम पढ़ते हैं ए बिलोंग्स टू ए, या मान लो ए किसी का कोई अक्स सेट हो आपका कैपिटल एक्स, और तो क्या लिखना है, ए बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, ठीक है। जो भी आपको सेट दिया हुआ है, जिस नाम से दिया हुआ है उस नाम से हम सेट को लिख देंगे और वो उसका एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लिखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। इसको मिटा दूं मैं एक बार, चलो ऐसा करते हैं, ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना। चलो देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ, अगला टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक समुच्चय का निरूपण। किसी समुच्चय को हम किस किस प्रकार से निरूपित कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट।
उसमें पहला है आपका रोस्टर फॉर्म, और इसी का दूसरा नाम टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म, हाँ। इन दिस फॉर्म लिखो क्या होता है टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है सारणीबद्ध रूप, सारणीबद्ध रूप, ठीक है। इन दिस फॉर्म we denote, in this form we representation of a set, we write the elements of set in the curly bracket, curly bracket, सॉरी, कर्ली ब्रैकेट कौन सा होता है पता है आपको? ये कर्ली ब्रैकेट होता है। ये कौन सा ब्रैकेट होता है? इसको बोलते हैं हम राउंड ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट, और एक ही होता है, आगे बढ़ेंगे आप, इसका नाम है एंगल ब्रैकेट। एंगल, स्क्वायर, राउंड, इसको छोटा कोष्टक बोलते हैं, बड़ा कोष्टक बोलते हैं, और कर्ली, कर्ली ब्रैकेट, ये ब्रैकेट होते हैं आपके। इन दिस फॉर्म वी डिनोट द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट इन द कर्ली ब्रैकेट। जैसा कि हम पीछे भी एग्जांपल देखा है हमने, कोई सेट है ए या एन ही नाम देते इसको, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ये क्या हो गया आपका, किस फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में क्या हो गया आपका, सेट रिप्रेजेंटेशन। और दूसरा है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, आपको पता है कोई सेट है तो किसी ना किसी प्रॉपर्टीज को तो वो फॉलो कर रहा है, ठीक है। डेफिनेशन में हमने ये लिखा है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिफाइनाइट ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, सेट होता है। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिफाइनाइट ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, सेट होता है। तो वो वेल डिफाइंड है यानी किसी न किसी डेफिनेशन को वो फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो किसी न किसी डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है, जिस प्रॉपर्टी को वो फॉलो कर रहा है उस प्रॉपर्टी को हम क्या कर देंगे, उसमें लिख देंगे, ठीक है। और आगे आप एग्जाम्पल करोगे तो और अच्छे से समझ पाओगे। तो सेट बिल्डर फॉर्म में एग्जाम्पल है, या आप लिख लीजिए एक बार। इन दिस फॉर्म लिखो वी राइट in this form we write the properties of set which satisfy by उस कलेक्शन के द्वारा जो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई की जाती है उस प्रॉपर्टी को लिख देंगे हम, ठीक है। इन दिस फॉर्म वी राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ सेट विच इज सेटिस्फाई बाय दैट कलेक्शन, यानी उस कलेक्शन के द्वारा जो प्रॉपर्टी, वो कलेक्शन जिस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है उस प्रॉपर्टी को हम लिख देंगे, तो वो क्या हो जाएगा आपका सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा। सेट बिल्डर फॉर्म जैसे कि हमने ऊपर लिखा है नेचुरल नंबर वाला सेट,
द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। ये क्या लिखा हमने, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे हम तो क्या लिख देंगे, मान लीजिए इसका कोई एलिमेंट है, इसके जो एलिमेंट है कोई भी एक एलिमेंट मान लीजिए उसको मैंने ए नाम दे दिया, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिख देंगे हम, एन डिफाइंड एज ए सच दैट ए इज ए नेचुरल नंबर, या ऐसे लिख दो ए बिलोंग्स टू एन, ठीक है। एन क्या नेचुरल नंबर, या ऐसे लिख दो ए इज एन, और ए सच दैट ए इज एन नेचुरल नंबर। ए क्या है आपका नेचुरल नंबर होगा, ये क्या हो गया आपकी सेट बिल्डर फॉर्म आ गया। अब देखिए सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। एक एग्जांपल और लीजिए, दूसरा एग्जांपल अगर मैं लूँ तो कोई सेट दे दिया, मैंने नाम दे दिया ए, ठीक है। एक बार अब कर देता हूँ मैं सारे कोई। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार से हम किसी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। पहला है टेबुलर फॉर्म, दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म यानी सारणीबद्ध रूप, और दूसरा आपका समुच्चय निर्माण रूप। देखना एग्जाम्पल नंबर 2, मैंने एक सेट लिया जिसका नाम दिया एक्स, ठीक है। एक्स में एलिमेंट्स हैं 1 -1 आइटा माइनस आइटा। ये कैसा रूप हो गया आपका टेबुलर फॉर्म हो गया। इसका क्या लिखना आपको, सेट बिल्डर। सेट बिल्डर फॉर्म क्या हो जाएगा इसका, एक्स इज डिफाइंड एज, इसमें वो सभी एलिमेंट्स है, एलिमेंट का मैंने नाम दिया ए, ठीक है। अब आपको पता है 1 -1 आइटा और माइनस आइटा कब आते हैं, 12th में 11th में आपने कॉम्प्लेक्स तो पढ़ा है, कुछ कॉम्प्लेक्स में क्या पढ़ा है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ा है आपने, क्या होता है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, सॉरी क्या लिख दिया मैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। इससे ही 4th रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है 1 -1 आइटा और -1। ये केस आया कब आया, इतना आपके नहीं है सिलेबस में, फाइनल में आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ोगे तब आपको पता लगेगा कि क्या होता है। 4th यूनिट नहीं, 5th यूनिट ऑफ यूनिटी, 6th यूनिट ऑफ यूनिटी, nth रूट ऑफ यूनिटी, वो सब आप पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्या हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। अब देखना वो सभी ए है जिसकी पावर 4 करने पर आपका क्या आ रहा है, किसी किया ए रेस्ट पावर 4 बराबर क्या लिखा है मैंने, क्या लिखा है 1 लिखा है, तो ए बराबर क्या हो गया 1/4 ही तो हुआ। और ये क्या है 4th रूट ऑफ यूनिटी, 4th रूट ऑफ यूनिटी क्या होते हैं 1 -1 आइटा माइनस आइटा, ये सब क्या होती है 4th रूट ऑफ यूनिटी होती है। तो मैंने क्या लिख दिया ए रेस्ट टू, वो सभी एलिमेंट्स आएंगे इसमें एक्स में जिसकी पावर 4 करने पर आपको क्या आ रहा है 1 आ रहा है, करके देख लीजिए। 1 की पावर 4 करो तो ना रहा है, -1 की पावर 4 करो -1 × -1 × -1 × -1 क्या हो गया 1 1 बराबर क्या हो गया 1 हो गया। 4th रूट ऑफ यूनिटी आइटा देख लीजिए, आइटा इंटू आइटा इंटू आइटा इंटू आइटा, आइटा आइटा क्या होता है -1, तो आइटा की पावर 4 तो 1 होता है, पता है आपको सबको, माइनस आइटा सॉरी -1 -1 क्या हो गया +1 हो गया। ऐसे माइनस आइटा देखिए माइनस माइनस वाले 4 बार है माइनस, तो प्लस वैसे हो जाएगा। आइटा की पावर 4 आपको पता है 1 होता है, आइटा माइनस आइटा
माइनस आइटा इंटू माइनस आइटा इंटू माइनस आइटा। ये क्या होता है, माइनस 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 क्या हो गया, प्लस हो गया। अब बस क्या क्या, आइटा रेज़ टू पावर 4 ही तो बच गया, और आइटा रेज़ टू पावर 4 आपको पता है +1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ये क्या होता है, आपकी फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी होती है। ठीक है, तो आपने क्या देखा, ये क्या है, टेबुलर फॉर्म, ये क्या हो गया उसका सेट फिल्टर फॉर्म। अक्स में वो सभी एलिमेंट्स आएंगे जिसकी पावर 4 करने पर आपको क्या मिल रहा है, ए को मिल रहा है। और आगे बता रहा हूँ कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जब भी आप पढ़ोगे, फाइनल ईयर में पढ़ोगे, तब आप पढ़ोगे कि फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी क्या होती है, कैसे निकलती है, फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी क्या होती है, कैसे निकलती है, वो सब आप आगे क्लासों में पढ़ोगे। ये हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। आगे हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट। बस एक दो क्लास का आपका बेसिक है, उसके बाद में क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छे अच्छे, बहुत अच्छी यूनिट है, इजी भी है, तगड़ी यूनिट है। ठीक है, आगे बढ़े डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट। पहला पढ़ेंगे इक्विवेलेंट सेट। और इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है, सॉरी, पहला हो गया इक्वल सेट, दूसरा इक्विवेलेंट सेट, तीसरा हो गया एम्प्टी सेट, चौथा क्या है, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। इक्विवेलेंट, इक्वल, इक्विवेलेंट, इक्वल और सिंगलटन सेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। चौथा हो गया सिंगलटन। पांचवा हो गया फाइनाइट एंड फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। अब देखो क्या होता है, ये इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट समान समुच्चय, और इक्विवेलेंट से इक्विवेलेंट होता है तुल्य समुच्चय। इक्वल समान, इक्विवेलेंट तुल्य, और इम्प्टी से तो रिक्त समुच्चय। ये हो गया एकल समुच्चय, ये हो गया आपका परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय। हिंदी मीडियम वाले लिख लेंगे ऐसे। तो अब देखना, आप इक्वल और इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है। इक्विवेलेंट में आपको और इक्वल में आपको क्या करनी पड़ती है, तुलना करनी पड़ती है। तुलना करने के लिए आपको कितने समुच्चय की जरूरत पड़ती है, 2 समुच्चय की जरूरत पड़ती है। तो देखना इक्वल सेट क्या होता है, डेफिनेशन तो आपको नहीं पूछेंगे, अगर पूछेंगे तो भी लिख देना, क्या है लिख देना, इजी है। इक्विवेलेंट सेट, इक्वल सेट देख लीजिए, डेफिनेशन लिख रहा हूँ मैं। द एलिमेंट्स ऑफ let A and B are two sets। मान लीजिए ए और बी क्या है, दो सेट है, एंड all elements of all the elements of A are elements of B and all the elements of B are elements of A, then A and B are called
इक्वल सेट। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सेट है ए, उसमें एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है, और एक सेट है बी, उसमें एलिमेंट्स है 3 1 2, और एक सेट है सी, उसमें एलिमेंट है 3 1 4। इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट दोनों की डेफिनेशन एक साथ बताने की कोशिश करूंगा मैं। देना इक्वल सेट में क्या होता है, दो आपके पास जो भी सेट है उन दोनों में जितने भी एलिमेंट्स हैं आपकी, पहले तो एग्जाम्पल से बता दूँ, बाद में डेफिनेशन बना तो इजी से समझ में आ जाएगा। मैं बता रहा हूँ कि ए और बी क्या है आपके इक्वल सेट होंगे, और बी और सी क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे, इक्विवेलेंट सेट होंगे, ठीक है। यानी तुल्य समुच्चय होंगे बी और सी, ए और सी भी तुल्य समुच्चय होगा, बी और सी भी तुल्य समुच्चय होगा, लेकिन ए और बी क्या होगा, समान समुच्चय होगा, इक्वल सेट होगा। इक्वल सेट क्यों होगा, देखना इसमें एलिमेंट है 1 2 3, देख सेट में क्रम चेंज हो सकता है 1 2 3, इसमें 1 2 3 तो है, सीक्वेंस चेंज हो रही है, उससे कोई मतलब नहीं होता। सेट में वो माने आपका क्रम कोई भी मायने नहीं रखता। तो 1 2 3 है, 3 3 1 2 है, एलिमेंट समान है तो ये क्या होंगे, इक्वल सेट होंगे। और ये इसमें क्या होगा 3 1 4, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी। हो है आपके एलिमेंट अलग अलग है, लेकिन उनकी संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, तब क्या होगा आपका इक्विवेलेंट सेट होगा। अगर एलिमेंट ही सेम हो गए तब क्या हो गए, इक्वल सेट हो गए। समझ गए, क्या होनी चाहिए, संख्या समान होनी चाहिए, क्या होगा इक्विवेलेंट सेट होने के लिए एलिमेंट ही समान होने चाहिए, जो एलिमेंट ए में है वही एलिमेंट बी में होने चाहिए, तब क्या होगा इक्विवेलेंट सेट होगा, सब क्या सॉरी इक्वल सेट होगा। ए एंड बी आर हियर, ए एंड बी आर इक्वल सेट, बट बी सी ए सी, पेयर बता रहा हूं, बी सी ए सी आर नोट इक्वल। क्या पूछेगा आपको, इक्वल सेट की डेफिनेशन पूछेगा, तो क्या लिखना आपको, लेट ए एंड बी क्या है, दो सेट है, माना ए और बी दो क्या आपके पास समुच्चय है, एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर एलिमेंट्स ऑफ बी, ए के प्रत्येक एलिमेंट क्या होने चाहिए, बी के एलिमेंट होने चाहिए, ए के प्रत्येक एलिमेंट 1 2 3, बी में है क्या 1 2 3, एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ आर एलिमेंट्स ऑफ बी, एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी आर एलिमेंट्स ऑफ ए, बी के प्रत्येक एलिमेंट 3 1 2 3 1 2 है एलिमेंट्स ऑफ ए, देन ए एंड बी आर कॉल्ड इक्वल सेट। देखना बी के प्रत्येक एलिमेंट सी में है क्या 1 2 3, 1 2 नहीं है, 3 है, 4 इसमें नहीं, तो ये क्या नहीं होंगे आपके इक्वल सेट नहीं होंगे, ठीक है। तो ये क्या होगी आपकी इक्वल सेट की क्या होगी डेफिनेशन होगी। अगर हम आगे बात करें इक्विवेलेंट सेट की, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स एंड, इसे बता देता हूँ पूरा, and number of elements in A are equal to number of elements in B। यानी इक्विवेलेंट सेट होने के लिए क्या होना चाहिए, एलिमेंट्स की संख्या समान हो जाए तो सफिशिएंट है। क्या होने के लिए, इक्विवेलेंट सेट होने के लिए क्या होना चाहिए आपका, यानी दो समुच्चय आपका इक्विवेलेंट सेट कब कहलाएंगे, ठीक है, दो समुच्चय ए और बी परस्पर तुल्य समुच्चय कहलाते हैं यदि उनके मध्य एक की संगतता हो। आप डेफिनेशन इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी एक की संगतता हो,
यानी 1 1 कोरेस्पॉन्डेंस हो, इसका मतलब ये 1 1 ऑन टू, ये आप आगे पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। ये अगर मैं 1 1 बोलता हूँ आपको, शायद ये तो पढ़ा भी है आपने 12th में, आ जाएगा समझ में। 1 1 कोरेस्पॉन्डेंस होना चाहिए और बी के मध्य, तब वो क्या कहते हैं, आपके तुल्य समुच्चय होते हैं। ठीक है, और सीधी बात ये है कि ए में और बी में समान संख्या होनी चाहिए एलिमेंट्स की, तब वो क्या कहते हैं, आपके इक्विवेलेंट सेट कहलाते हैं। यहाँ पर एग्जांपल में देख लीजिए, हियर ए एंड बी आर नॉट equivalent, but oh sorry, here it's सभी इक्विवेलेंट ही है। एक मिनट, here A B and C all are equivalent, सभी इक्विवेलेंट सेट है। सभी इक्विवेलेंट क्यों सेट क्यों है, क्योंकि इसमें भी एलिमेंट 3 है, इसमें भी 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट है, अलग अलग एलिमेंट है, कोई बात नहीं, एलिमेंट्स की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अब देखो आपने यहाँ पे एक चीज और देखी, नोट लगा के लिख लीजिए, एवरी इक्वल सेट every equal sets are equivalent, but equivalent need not be equal। प्रत्येक इक्वल सेट का सेट क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है। इक्वल सेट कब होता है, ध्यान से देखना, इक्वल सेट होता है अगर उस सेट दो सेट होते हैं, दो सेट इक्वल कब होते हैं, जब उनके परस्पर दोनों सेट्स में जो एलिमेंट्स है वो समान होने चाहिए। इसमें 1 2 3, इसमें भी 1 2 3 है, तो क्या होता है, इक्वल है। अगर दोनों सेट्स में एलिमेंट्स समान है, एक ही एलिमेंट्स है दोनों में, उनका बस क्रम चेंज है, तो वो एलिमेंट्स की संख्या तो समान होगी, तभी तो एलिमेंट समान होंगे। जब एलिमेंट्स की संख्या समान होगी तो प्रत्येक इक्वल सेट क्या होगा, आपका इक्विवेलेंट होगा। लेकिन इक्विवेलेंट का इक्वल होना जरूरत नहीं, देखिए यहाँ पर देख लीजिए, बी और सी इक्विवेलेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इक्वल है, लेकिन जरूरी नहीं है, इसमें 4 नहीं है, इसमें 2 नहीं है, तो इक्विवेलेंट है लेकिन इक्वल नहीं है। तो प्रत्येक इक्वल सेट क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है, लेकिन इक्विवेलेंट सेट का इक्वल होना जरूरी नहीं है। हिंदी मीडियम वाले लिख लेंगे, प्रत्येक तुल्य समुच्चय, प्रत्येक समान समुच्चय तुल्य होते हैं, तुल्यकारी होते हैं, लेकिन प्रत्येक तुल्यकारी समुच्चय का समान होना जरूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि इक्विवेलेंट क्या होता है, तुल्य समुच्चय। आगे हम बात करेंगे every equal set is an equivalent set, but equivalent set need not be equal। आगे हम बात करें तो इम्पिटी सेट क्या होता है, इम्पिटी सेट, इम्पिटी सेट ए सेट ए, देखना एक ही सेट की जरूरत है, किसी सेट को तुलना करेंगे तभी 2 सेट की जरूरत पड़ेगी। इक्विवेलेंट और इक्वल में 2 सेट की जरूरत पड़ती है अपन को। एक ही सेट को हम इक्वल, नॉट इक्वल, सिंगलटन, पर फाइनाइट, इनफाइनाइट कर सकते हैं, परिमित, अपरिमित। ठीक है, तो उसमें 2 की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। तो ए सेट ए इज कॉल्ड इम्पिटी सेट। A set is called empty set if number of elements in A is 0,
यानी उस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं हो तो उस सेट को क्या कहते हैं हम? एम्प्टी सेट कहते हैं। एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट डिनोट बाई फाई। इसको क्या कहते हैं? एम्प्टी सेट को किससे डिनोट करते हैं? फाई से डिनोट करते हैं, फाई। इसे क्या बोलते हैं? फाई बोलते हैं। ठीक है, एम्प्टी सेट डिनोट बाई फाई। फॉर एग्जांपल, एक सेट है मेरे पास ए, उसमें वो सभी एलिमेंट्स आते हैं सच दैट ए इज डिविजिबल बाई 5, सॉरी 5 नहीं, कुछ और ले ली, डिविजिबल बाई 9 एंड 0 लेस देन ए लेस देन 8। क्या इससे कोई नंबर है जो 0 और 8 के बीच में हो और 9 से डिविजिबल नहीं हो? तो इसमें क्या होगा? ए इक्वल टू हाई से भी डिनोट करते हैं या एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट इसे भी डिनोट करते हैं एम्प्टी सेट को, लेकिन ऐसा मत लिख देना, आगे हम पढ़ेंगे। इसका मतलब एम्प्टी सेट नहीं है, ये एक ऐसा सेट है जिसमें एक एलिमेंट है जो क्या है? फाई है। मैथ की भाषा ऐसी है भाई, ऐसा मत लिख देना। कर्ली ब्रैकेट के अंदर फाई नहीं लिखना आपको। अगर कर्ली ब्रैकेट लिख रहे तो एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट, और फाई लिख रहे तो ओनली फाई। ये क्या हो गया? आपका एम्प्टी सेट हो गया। यानी एक सेट एम्प्टी सेट तब कहलाता है जब उस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो गए? 0 हो गए। यानी अगर हिंदी मीडियम वाले लिखो तो कि ए सेट एक समुच्चय, रिक्त समुच्चय तब कहलाता है जब उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो। ठीक है, A set is called empty set if the number of elements in A are 0 is 0, तो क्या कहता है? empty set कहलाता है। एग्जाम्पल देख लिया आपने, ए में वो सभी ए है सच दैट ए इज डिविजिबल बाई 9 एंड 9 से डिविजिबल है और 8 और 0 के बीच में है। ऐसा तो कोई नंबर है ही नहीं जो 9 से डिविजिबल हो और 0 और 8 के बीच में हो, तो क्या हो गया? आपका एम्प्टी सेट हो गया। ठीक है, आगे देखिए हम सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट नाम से पता चल रहा है आपको, और सॉरी एकल समुच्चय। ए सेट ए इज कॉल्ड सिंगलटन सेट इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 1, यानी जिस सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट हो तो वो क्या कहलाता है? आपका सिंगलटन सेट कहता है। फॉर एग्जांपल, ये अभी कौन सा रिप्रेजेंटेशन लिख रहा हूँ मैं सेट का, कौन सा फॉर्म लिख रहा हूँ? सेट बिल्डर लिख रहा हूँ ना, पीछे भी सेट बिल्डर लिखा था। वो सभी एलिमेंट्स सच दैट ए इज डिविजिबल बाई 9 एंड 0 लेस देन ए लेस देन 9 कर दो, लेस देन इक्वल टू करो। लेस देन का मतलब तो फिर वो 9 नहीं आएगा, इक्वल टू आएगा तभी तो 9 आएगा ना, शामिल होगा। तो यानी 0 और 9 के भी बीच में जिसमें 9 शामिल है, 0 तो नहीं लिख सकते, 0 तो प्रत्येक संख्या से डिविजिबल होता है। ठीक है, 0 और 9 के बीच में जिसमें 9 भी शामिल है, उसमें कितने एलिमेंट है जो 9 से डिविजिबल है? क्या है? 9 कहलाता है। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दो। ए इज डिफाइन एज, ए में क्या है? एक एलिमेंट है जो क्या है? 9, एक ही एलिमेंट है। क्या हो गया? आपका सिंगलटन सेट हो गया। ये हो गया आपका सिंगलटन सेट। आगे बात आती है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, परिमित और अपरिमित समुच्चय। फाइनाइट
a set is called finite set if number of elements in A are finite। ठीक है, दैट इज इफ वी, ये लिख देना, लिखो तो, इफ वी डिनोट सॉरी if we count the number of elements in A, then we stop after a fixed natural number। यानी कोई सेट फाइनाइट कब कहलाता है, यानी उसमें अगर एलिमेंट क्या हो गया आपके फाइनाइट होंगे, यानी अगर उस सेट के अगर एलिमेंट्स को हम काउंट करें तो किसी फाइनाइट नेचुरल नंबर के बाद में हमको रुकना पड़े, इसमें एक एलिमेंट हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 1000 हो, 5 हो, 10,000 हो, रुकना तो पड़ेगा ना। तो फाइनाइट सेट होना चाहिए, उससे नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाने चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए। ठीक है, कितने भी हो चाहिए लेकिन वो फाइनाइट होनी चाहिए, गिनने में आनी चाहिए, पता है आपको। और इनफाइनाइट क्या होते हैं, A set A is called infinite set if the number of elements in A are infinite। फाइनाइट किसके, इनफाइनाइट कर दो, उसकी डेफिनेशन होगी। फॉर एग्जांपल लिख लेना आप, लिख रहा हूँ एग्जांपल, ए सेट लिया आपने, इसमें all the elements such that A is an prime number less than 100। 100 से छोटा एक प्राइम नंबर है, यानी 100 से छोटी जितनी भी प्राइम नंबर आपके वो सभी क्या आ जाएंगे, इसमें ए में आ जाएंगे। वो सेट क्या हो गया आपका, फाइनाइट सेट हो गया। 100 से छोटी प्राइम नंबर जो है वो फाइनाइट ही तो है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, गिन सकते हो आप। 100 से पहले रुक जाना, जहाँ भी आपको लगे अब 100 के अब आगे जा रहे हैं तो उससे पहले रुक जाना, तो फाइनाइट हो जाएगा, देख लेना। ठीक है, अगर हम इनफाइनाइट की डेफिनेशन लिखें ऐसे ही, a set is called an infinite set if number of elements in A are infinite, that is if we count the number of elements A then we can't stop after ए फिक्स नेचुरल नंबर, यानी हम किसी फिक्स नेचुरल नंबर के बाद में रुक नहीं सकते। अगर मैं ये लिख दूँ, ये तो केस क्या हो गया, एग्जाम्पल फाइनाइट सेट को गया, दूसरा एग्जाम्पल लिख दो इनफाइनाइट सेट का, टेबलर फॉर्म में लिखा हूँ 1 2 3 नेचुरल नंबर लिख लो, रुको मत, डेस क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया। ये क्या हो गया, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट, डिफरेंट टाइप ऑफ सेट आपका हो गया। आगे देखेंगे हम, हाँ, उपसमुच्चय सबसेट एंड यूनिवर्सल सेट क्या होता है, चलो ये पढ़ेंगे कल हम। आज की क्लास में बस इतना ही, और